नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों मृदा प्रदूषण। इसके बारे में कुछ जो भी जानकारियाँ हो सकती है ठीक ठाक वो मैं देने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और उन स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि जो सिंसियर तरीके से वीडियो को देख रहे हों, पहले एक बार ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ हमें कुछ समझ आ गया है, तब उस पर आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो आपके लगभग 95% मजबूत हो जाती है। वो लगभग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये जो मृदा प्रदूषण है, इससे पहले आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस में यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। सीपीओ एसआई के एग्जाम में भी लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन लगातार बने हैं। आपने भी एक दो बार एग्जाम दिया होगा तो आपके भी शायद मृदा प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन सामने आ गया हो। तो प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, वास्तव में मृदा प्रदूषण होता क्या है। देखिए, मृदा प्रदूषण जिसको हम अंग्रेजी में सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं, इसको एक आसान भाषा में समझिए। देखिए, मृदा प्रदूषण जो होता है, इसमें दो तरीके के कारक होते हैं। एक तो एक प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा भी होता है। प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा भी मृदा प्रदूषण होता है और मानव जनित कारकों के द्वारा भी मृदा प्रदूषण होता है। मृदा का एक अपना स्तर होता है, या कह सकते हैं मृदा का एक अपना मानक होता है कि जहाँ पे मृदा एकदम ठीक ठाक, या जिसे उर्वर मृदा भी कहते हैं, वो होती है। उसका एक अपना मानक होता है, उसका एक अपना पीएच मान होता है। लेकिन जब उसके मृदा के मानक में जो उसका मानक होता है, ध्यान से समझिए, जो मृदा का मानक होता है, जो उसका खुद का मानक होता है मृदा का, उस मानक में जो अच्छी मृदा का मानक होता है उसमें कमी आ जाती है मानव जनित कारकों के द्वारा या प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा। उस कमी आ जाने को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। दिस इज सॉइल पॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम देखते हैं किस तरीके से आती है, तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की कमी। देखिए, मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है मिट्टी की उर्वरता को बनाने में। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग क्या काम करते हैं, कीटनाशक और फसल उत्पादन की जो संबंधित अन्य प्रकार की कई दवाई आती हैं, जो अच्छी खासी फसल हो जाए उन्हें लोग मारते हैं मिट्टी पर, फसलों पर। क्या होता है उससे फसल उत्पादन में तो वृद्धि होती है, ये बात सही है, उससे फसल उत्पादन में तो वृद्धि होती है, लेकिन वो मिट्टी में धीरे धीरे नीचे जम जाती हैं। और नीचे जमने के बाद, वो मिट्टी में नीचे जमने के बाद जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की मात्रा है उसका विनाश करती है। वो कीटनाशक, वो दवाइयाँ, इस प्रकार की वो अंदर जाकर सूक्ष्म जीवों का विनाश करती हैं। अब ये सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? ये सूक्ष्म जीव वो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक नाम बताया था आपको, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो कि मिट्टी में पाया जाता है, स्यूडोमोनास जो कि मिट्टी में पाया जाता है, इस प्रकार के कई बैक्टीरिया। उसके बाद कवक जिसे हम फंगी कहते हैं, शैवाल, ये सब सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में सूक्ष्म जीव ही मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखते हैं, उसके जो एक मानक है उसको बनाए रखते हैं। अब आप देख रहे होंगे, इस प्रकार कीटनाशक डालकर या फिर
फसल अच्छी हो उस प्रकार की कोई दवाई डालकर हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो एक तो कारण ये भी है। अब इससे हुआ क्या, जब सूक्ष्म जीवों की मात्रा में कमी आ गई तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीव हमारा जो मिट्टी का मानक था उसको बनाए रख रहे थे, और जब उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, जो मिट्टी का एक अपना मानक होता है उसमें कमी आ जाएगी, तो सीधी सी बात है मृदा प्रदूषण होना लाजमी है। तो एक तो ये पॉइंट है जो हमें याद रखना है। उसके बाद वनोन्मूलन, ये नाम आपने बेहद सुना होगा और कई बार सुना होगा। वनोन्मूलन का मतलब है वनों को काटना। कहीं ना कहीं पे वनों को काटना भी मृदा प्रदूषण करता है। उसका कारण क्या है, कैसे करता है? वन जो हैं हमारे, वन मिट्टी में जैविक तत्व प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वन मिट्टी में जैविक तत्व प्रदान करते हैं जो कि भूक्षरण को रोकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पूरे लाइन को। वन मिट्टी में जैविक तत्व प्रदान करते हैं और जो कि भूक्षरण को रोकते हैं। जब वो जैविक तत्व प्रदान करते हैं और भूक्षरण भूमि के कटाव को रोकते हैं। इसमें जैविक तत्व में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, ये चीजें आती हैं इसमें। वास्तव में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को ही मिट्टी में ह्यूमस के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा ह्यूमस। एक बार लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ह्यूमस क्या है। तो मिट्टी में पाए जाने वाले जैविक तत्व है, ध्यान रखना है, और कार्बनिक पदार्थ में आता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ में आता है या अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। तो वास्तव में जो वन है वो मिट्टी में जैविक तत्व प्रदान करते हैं, और जैविक तत्व जो होते हैं वो भूक्षरण को रोकते हैं, मतलब कि भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। और जो जैविक तत्व होते हैं उनमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। वास्तव में हम इन सबकी मात्रा को अगर सही भाषा में समझे, बहुत आसान भाषा में, इससे ज़्यादा आसान भाषा हो नहीं सकती है, उसको ही हम ह्यूमस भी कहते हैं, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे वनोन्मूलन से भी, अब सीधी सी बात है, वो ये काम करते हैं और वन काट दिए जाएंगे, तो सीधी सी बात है जैविक तत्व में कमी आएगी। जैविक तत्व क्या है? जैविक तत्व क्या है? जैविक तत्व वही है जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, इसमें कमी आ जाएगी। तो हमारा क्लियर सा कॉन्सेप्ट हो गया कि यदि किसी मिट्टी, फिर से मिट्टी की अगर मानक, जो भी उसका मानक है, उसमें कमी आ रही है, तो सीधी सी बात है मृदा प्रदूषण होगा। तो आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा। तीसरा है तापमान, टेम्परेचर। देखिए तापमान से भी कहीं ना कहीं पर मृदा प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन तापमान ज़्यादा अधिक होने से। अगर तापमान ज़्यादा अधिक होता है तो मिट्टी में जितनी नमी होनी चाहिए उससे ज़्यादा उससे कम नमी की मात्रा कम हो जाती है तापमान अधिक होने से। जबकि एक मानक गुणवत्ता के अनुसार नॉर्मल नमी मिट्टी में रहनी चाहिए। तो जब मानक गुणवत्ता के अनुसार उस मिट्टी में जो नमी होनी थी उससे कम हो गई, तो ये भी एक मृदा प्रदूषण का ही एक पार्ट कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी मैंने ह्यूमस की मात्रा पर बात की, मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी आ जाना। अभी मैंने आपको बताया कि वृक्ष जो हैं, पेड़ जो होते हैं, वो मृदा में जैविक तत्व प्रदान करते हैं। जैविक तत्व भूक्षरण को रोकते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। उनमें मुख्य रूप से आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अन्य कई सारे। वास्तव में हम इन सब की मात्रा को ही ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस। अगर सीधी सी बात है, ह्यूमस की मात्रा में अगर कमी आ जाती है प्राकृतिक स्रोत के माध्यम से या मानव जनित कारकों के माध्यम से, तो क्या होगा? जो मिट्टी का एक मानक है उसमें कमी आ जाएगी, जो उसका एक मापदंड है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये भी एक मृदा प्रदूषण का ही एक पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। कई बार ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मृदा में ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखना है 5 से 10% मृदा में ह्यूमस की मात्रा होती है। ये भी एग्जाम में, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृदा में ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है।
मृदा में ह्यूमस की मात्रा 5 से 10% होती है। और अगर एग्जाम में ये भी नहीं पूछा जाता है तो इससे एक और जबरदस्त क्वेश्चन बनता पूछा जा सकता है कि ह्यूमस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। CARBON, ह्यूमस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, चूंकि ये सबसे ज्यादा होता है तो ध्यान रखना ह्यूमस में कार्बन की मात्रा 58% होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, मुश्किल है। तो यहां से हमें कुछ क्वेश्चन और याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है जिससे कि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद एक अगला पॉइंट है अम्ल वर्षा। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है आज तक इंडिया लेवल तक, इंडिया का कोई भी एग्जाम नहीं है लेकर IAS से और PCS तक जहां पर अम्ल वर्षा की बात ना हुई हो। IAS, PCS, CPO, CAPF, UP पुलिस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सभी में। तो आपने गैस सुनी होंगी SO2 जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और एक होती है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में जब इनकी अधिकता हो जाती है तो एक वर्षा होती है जिसका नाम है एसिड रेन। उस एसिड रेन से क्या होता है, एसिड रेन के कारण अम्लीय मिट्टी हो जाती है, क्योंकि वो अम्लीय वर्षा होती है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अब आप एक बात बताइए, जब मानक गुणवत्ता मिट्टी का जो pH मान होता है वो 7.2 होता है। मानक गुणवत्ता मिट्टी या कह सकते हैं गुणवत्ता मिट्टी का जो pH मान होता है वो 7.2, इसका मतलब क्षारीय। तो सीधी सी बात है, अम्लीय मिट्टी कहीं ना कहीं पे फसल उत्पादन को नुकसान पहुंचाती है, सीधी सी बात है। क्योंकि मानक मिट्टी का जो pH मान होता है 7.2, याद रखना है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका पूरा नाम होता है pH का। और pH की खोज कभी एग्जाम में पूछी जाए तो ध्यान रखना सोरेनसन ने की थी, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। और मिट्टी का pH मान 7.2 है मानक मिट्टी का। जबकि अभी बात हो रही है अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जो कि उस तरीके की उर्वरा शक्ति उसमें नहीं होती जैसे कि 7.2 के pH मान में होती है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो मिट्टी का जो एक मानक था उसमें कमी आई। तब उसमें कमी आई तो हम इस पॉइंट को भी ऐसा कह सकते हैं कि ये कि मिट्टी में मृदा प्रदूषण के पॉइंटों में से ही एक है। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखते हैं और समझ पाते हैं तो आप वास्तव में इस क्वेश्चन पर आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक के जलने से, देखिए CDS में क्वेश्चन पूछा गया था कंबाइंड डिफेंस सर्विस में कि मृदा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत या प्रमुख कारक क्या है। प्रमुख कारकों में से प्लास्टिक भी। प्लास्टिक को जलने से इसमें जहरीली गैसें निकलती हैं, आप जानते होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो गैसें होती हैं ये मृदा में चली जाती हैं, काफ़ी जहरीली गैसें ये मृदा में चली जाती है। और इनके मृदा में जाने से मृदा में जो उर्वरा शक्ति है उसकी मात्रा में कमी आती है। और अगर मिट्टी की अपने मानक गुणवत्ता में अगर कोई भी कमी आ रही है किसी के भी द्वारा, या तो वो प्राकृतिक स्रोत हो चाहे वो मानव जनित स्रोत कारक हो, अगर आ रही है तो वो मृदा प्रदूषण का ही एक पॉइंट है, वो हमें याद रखना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, मृदा प्रदूषण को आपने ठीक से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।